हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे आपके कंपार्टमेंट के लिए चैप्टर 15 बात करेंगे बेटा, आर एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में भी आपको मैं 14 टॉपिक कराने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे बेटा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस 10 ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से, वो सभी पॉइंट में डिस्कस करूँगा। और एट द एंड आप देखना जो आपने पेपर दिया था अभी, वो सारा टॉपिक जो है इसमें कवर होगा। उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा जो भी एग्जाम में आया था। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, जो हमें याद करके जाना चाहिए कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, वो सभी पॉइंट मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, तो चलिए इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन सबसे अच्छी हो। सबसे पहले डेफिनेशन आपको याद रखना है बेटा, इकोसिस्टम। सबसे पहले, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा था व्हाट इज इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम की जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो सकती है, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, उसका आंसर लिखोगे इंट्रैक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक होता है लिविंग कंपोनेंट, और अबायोटिक क्या होता है? अबायोटिक होता है नॉन लिविंग। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है बेटा, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए, एक फॉरेस्ट की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट में कुछ बायोटिक होंगे, जैसे प्लांट और एनिमल हो गए, इंसेक्ट हो गए, वो सब बायोटिक कंपोनेंट है। और वहीं वो प्लांट जो है वो सॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब अबायोटिक हो गया। तो बायोटिक और अबायोटिक के बीच जो रिलेशन है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक और अबायोटिक दोनों मिलकर इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करता है। इसलिए आंसर क्या लिखा हुआ है? इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है, रिलेशन होता है, वो मिलकर एक इकोसिस्टम बनाता है। सेकंड पॉइंट आप याद करोगे बेटा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एग्जाम में पूछा गया पहले कि इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो आजकल देखा गया है कि नॉर्मली इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं बेटा। एक को बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो नेचुरली बना है, आपने इसमें कोई योगदान नहीं करा। जैसे रिवर की बात करें, नदी की बात करें, तो नदी जो रिवर है वो तो अपने आप बना है, नेचुरली बना है, तो नेचुरल इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा था, फॉरेस्ट तो अपने आप बना है, आपने थोड़ी बनाया, तो वो नेचुरल इकोसिस्टम है। तो ऐसे इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, मीन्स ऐसे इकोसिस्टम जो नेचर में अपने आप ही बने हैं, इसको किसी ने बनाया नहीं, वो नेचुरल इकोसिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, ओशियन हो गया, दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम, क्योंकि ये अपने आप बने हैं, इसको किसी ने बनाया नहीं है बेटा। सेकंड आपको याद रखना, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? कई इकोसिस्टम बेटा ह्यूमन बनाते हैं, मानव द्वारा बनाएगा इकोसिस्टम को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। अब आपको हो गया कि इंसान इकोसिस्टम कैसे बनाएगा? जी हाँ, हम भी इकोसिस्टम बनाते हैं। आपने देखा होगा एक्वेरियम वगैरह, बहुत जब आप बड़े बड़े मॉल वगैरह में जाते होंगे, स्टार्टिंग में देखते हो कि बड़े बड़े एक्वेरियम रखे होते हैं। वो एक्वेरियम क्या है? एक्चुअल में आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, उसे हमने बनाया। खेत वगैरह जो होते हैं, गार्डन वगैरह होता है, बगीचा वगैरह होता है, उसे हमने बनाया ना, नेचुरली थोड़ी बना। गार्डन गार्डन आपने और हमने बनाया। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होता है जो मैनमेड होता है। मैनमेड इकोसिस्टम को हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि क्रॉप फील्ड हो गया, खेत हो गया हमारा, एक्वेरियम हो गया और गार्डन हो गया। क्लियर हो गया बेटा? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर में अपने आप बने हैं, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसकी फॉर्मेशन ह्यूमन ने करा है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो अभी आपको याद होगा, डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकंड इज अबायोटिक कंपोनेंट, और ये डेफिनेशन में भी आई थी। तो बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट ये दोनों मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। डेफिनेशन में आपको बताया था ना, तो इसलिए आपको याद रखना है कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बेटा इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कौन होता है? जो लिविंग थिंग्स होता है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल, दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट। और अबायोटिक कौन होता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, दीज आर द अबायोटिक कंपोनेंट। देन फर्दर डिवीजन है। अब नॉर्मली बच्चा यहीं पे छोड़ देता है कि कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के दो होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, बट आपको यहां नहीं छोड़ना। इसके बाद आप फर्दर डिवीजन कराओगे। आप क्या बताओगे कि बायोटिक कंपोनेंट के तीन पार्ट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग कंपोनेंट होता है ना, उसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर एंड लास्ट इज डीकम्पोजर्स। अभी हम इन सब की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट के तीन पार्ट होते हैं बेटा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। उसके बाद जो कंज्यूमर होते हैं उसके चार पार्ट होते हैं। कंज्यूमर जो होता है बहुत बड़ा होता है, हम सब कंज्यूमर में आते हैं। ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ऑल आर द कंज्यूमर्स, क्योंकि हम प्लांट को कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूमर जो है बहुत बड़ा ग्रुप है, क्योंकि इसमें ह्यूमन भी आ गया, एनिमल्स भी आ गए,
इवन कुछ प्लांट भी जो होते हैं वो कंज्यूमर के अंदर आते हैं। तो कंज्यूमर क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है तो इसके 4 पार्ट हैं। एक को बोलते हैं हार्बीवोरस, एक को बोलते हैं कार्निवोरस, एक को बोलते हैं ओमनीवोरस और एक होता है पैरासाइटिक। और शायद आप में से अधिकतर बच्चों को पता है कि हार्बीवोरस वो होते हैं जो केवल प्लांट्स वगैरह खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस जो मीट या फ्लैश खाते हैं। ओमनीवोरस जो दोनों खा सकते हैं, ऐसे एनिमल जो प्लांट भी खाते हैं और मीट एंड फ्लैश भी खाते हैं। और पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइटिक होता है जो दूसरों पे पूरी तरह से डिपेंड होता है, उन्हें पैरासाइटिक बोलते हैं। तो कंज्यूमर के भी 4 पार्ट हैं बता, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइटिक्स। तो अगर आपसे एग्जाम में आया कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, अगर आपके एग्जाम में आता है ना बेटा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो ये पूरा टेबल बनाना है, याद कर लोगे। अबायोटिक, अनबायोटिक, बायोटिक के 3 पार्ट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। फिर कंज्यूमर के 4 पार्ट है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट। ठीक है बेटा, ये था आपका पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। चलिए पॉइंट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट नंबर 4 हमें क्या याद करना है। तो पॉइंट नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है बेटा, आपको याद रखना है कि अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। पॉइंट नंबर 4 आप लिखोगे अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट में डिफरेंस। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा कई बार, और बड़ा सिंपल चैप्टर है, सिंपलेस्ट चैप्टर है, बहुत इजीली बच्चे बहुत इजी तरीके से आप याद कर सकते हो। और ये जो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर है ना, सबसे इजी डेफिनेशन है, क्योंकि आप बाकी गाइड वगैरह देखोगे तो बहुत हार्डर डेफिनेशन है। ये जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इजीली कोई भी याद कर सकता है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? तो लिविंग होता है बायोटिक कंपोनेंट। ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग थिंग्स आते हैं, और अबायोटिक में क्या आता है? तो नॉन लिविंग थिंग्स आता है। ये 2 चीज याद रखोगे तो डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा। देखो अबायोटिक में क्या लिखोगे? नॉन लिविंग थिंग। तो ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, दीज आर द अबायोटिक कंपोनेंट। ये सब अबायोटिक कंपोनेंट है क्योंकि नॉन लिविंग है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? तो ऑल द लिविंग कंपोनेंट, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होंगे बेटा वो बायोटिक कंपोनेंट हो गए। जैसे प्लांट एक लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स हो गया, बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट, ये सभी जो होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर आपके एग्जाम में आता है ना बायोटिक का ना अबायोटिक में डिफरेंस, तो घबराना नहीं है, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और दोनों के एग्जाम्पल लिखना है। अबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं और बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग थिंग्स आते हैं। एक दो इसके एग्जाम्पल याद करो, एक दो इसके एग्जाम्पल याद करो। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट के 3 टाइप होते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम में भी सिखाया था, देखो यहां भी मैंने आपको समझाया था कि बायोटिक कंपोनेंट के 3 पार्ट होते हैं। बायोटिक के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो यही चीज यहां पे अलग से हम डेफिनेशन में भी समझ रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 5 हम क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बायोटिक कंपोनेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट के 3 पार्ट होते हैं, जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा था। एक कौन थे? एक प्रोड्यूसर थे, एक कंज्यूमर थे और एक डिकम्पोजर थे ना। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर कौन होता है? नाम ही है प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूस करने वाला। नाम कौन है? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने वाला। और फूड कौन प्रोड्यूस करता है? तो ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो फूड को प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट आएंगे, ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जितने भी ग्रीन प्लांट आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये प्रोड्यूसर में आते हैं। क्यों आते हैं प्रोड्यूसर में? क्योंकि दूसरों के लिए क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं, दूसरों के लिए खाना तैयार करते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर बोला जाता है। कंज्यूमर कौन होगा? जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा, यानी प्रोड्यूसर को खाने वाला। जो प्रोड्यूसर को खाएगा यानी प्लांट को खाएगा वो कंज्यूमर होगा। इंक्लूड ऑल एनिमल, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब कंज्यूमर में आते हैं, विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम सब प्लांट पे तो डिपेंड है ना, तो हम सब कंज्यूमर में आते हैं। और कंज्यूमर के 4 पार्ट्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट। हार्बीवोरस कौन होता है? जो प्लांट वगैरह खाते हैं। कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं। ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं। पैरासाइटिक जो दूसरों के बॉडी पर डिपेंड होता है। तो ये वाली चीज याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस ये याद रखो कि बायोटिक कंपोनेंट के 3 पार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर कौन होता है? जो दूसरों के लिए प्रोड्यूस करता है, जो दूसरों के लिए फूड प्रोड्यूस करेगा उसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे। कंज्यूमर कौन होगा? जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड होगा। एंड डिकम्पोजर कौन है? डिकम्पोजर वो होता है जो जब कंज्यूमर की डेथ होती है ना, जब कंज्यूमर मर जाता है तो उसको डिकम्पोज कर देता है। कहाँ डिकम्पोज करता है? सॉइल के अंदर, मिट्टी में मिला देता है। भाई एक बात बताओ, चाहे ह्यूमन बींग हो चाहे एनिमल हो, ये कभी तो खत्म होंगे ना, प्लांट वगैरह कभी खत्म तो होंगे ना। तो ये खत्म होते हैं तो डिकम्पोजर्स वो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, जो इन सबको धीरे धीरे क्या करते हैं? सॉइल में मिला देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इन्हें डिकम्पोजर बोला जाता है, क्योंकि ये सॉइल में जो एनिमल और प्लांट होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। इंक्लूड ऑर्गेनिज्म, इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं
विच डिकम्पोज, जो डिकम्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं किसको, द डेड प्लांट को और एनिमल को। जब प्लांट और एनिमल की डेथ होती है तो उसको धीरे धीरे सॉइल के अंदर डिकम्पोज कर देता है, तो उसे डिकम्पोजर कहते हैं। बैक्टीरिया डिकम्पोजर है, फंगी भी डिकम्पोजर है, और दीज हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और ये नेचर को सुधारने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जब तक डिकम्पोज नहीं करेगा तब तक बाकी प्लांट्स एंड एनिमल को एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं होगा। तो डिकम्पोजर आपको याद रखना है, डिकम्पोजर वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल को डिकम्पोज कर देते हैं। याद हो गया बेटा? चलिए, मैंने अभी आपको बताया कि बायोटिक कंपोनेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो ऑल प्लांट आते हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर ये सारे एनिमल आते हैं जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, और डिकम्पोजर जब प्लांट और एनिमल की डेथ होती है तो उसको सॉइल में डिकम्पोज कर देते हैं। क्लियर हो गया? बड़ा चैप्टर को बिल्कुल सिस्टमैटिक तौर से पढ़ना है, बहुत आराम से याद हो सकता है। इजीली आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आराम से याद भी हो जाएगा, वीडियो को बार बार देखोगे तो याद होगा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है व्हाट इज अ फूड चेन। आप सब जानते हो कि फूड चेन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हर टीचर बताते हैं कि बेटा फूड चेन की डेफिनेशन जरूर याद करके जाना। तो फूड चेन होता क्या है? फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड चेन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज होती है, इन विच वन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। जैसे ग्रास को कौन खाता है? तो डियर खाता है। डियर को कौन खा लेता है? तो लॉयन खा लेता है। तो ये फूड चेन का एक बेस्ट एग्जांपल एंड डेफिनेशन हो गया, और ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, आप भी जानते हो फूड चेन की ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। आप नॉर्मली गाइड कुंजी वगैरह ये सैंपल पेपर वगैरह लेते हो, एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो फूड चेन की डेफिनेशन इतनी आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है और ये बहुत वैलिड डेफिनेशन है, क्योंकि एग्जाम में वो कहते हैं कि आप कम लिखो लेकिन बहुत अच्छा लिखो। साइंस है ना ये, तो बहुत कम लिखो लेकिन बहुत अच्छा लिखो। तो फूड चेन एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है, ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। जैसे ग्रास को डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है। तो फूड चेन की बेस्ट एग्जांपल भी हो गया। ठीक है बेटा? तो फूड चेन की डेफिनेशन और एग्जांपल याद करना पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 7 है बेटा 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है? पहले समझो 10% लॉ क्या कहता है। 10% लॉ ये कहता है कि जैसे ग्रास को किसने खाया? डियर ने। तो इसका केवल 10% एनर्जी ही डियर को मिलेगा, यानी जितना भी ग्रास खाएगा ना उसके टोटल एनर्जी का 10% ही डियर को मिलेगा, बाकी 90% एनर्जी बेकार हो जाती है। फिर जब डियर को लॉयन खाएगा ना तो डियर का 10% एनर्जी ही लॉयन को मिलेगा। यानी 10% लॉ ये कहता है कि जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी जाती है, जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है तो केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। चलिए मैं आपको अपनी तरफ से एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है? इस एग्जांपल कहने का मतलब ये है कि आपने रोटी खाया, ठीक है, तो आपने जितना भी रोटी खाया ना, रोटी के अंदर जो टोटल एनर्जी है उसका केवल 10% ही आपकी बॉडी को मिलेगा, बाकी 90% बेकार हो जाएगा। तो यही कहता है कि 10% एनर्जी ही अगले लेवल पे ट्रांसफर होती है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है अगले ट्रॉफिक लेवल पर। केवल 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती है। जो रिमेनिंग 90% एनर्जी बच गई उसका यूज हम इसलिए करते हैं, उसका यूज हम करते हैं लाइफ प्रोसेस में, जैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ ट्रॉफिक लेवल, 10% लॉ, 10% लॉ पूछेगा तो ये आंसर दोगे। और कई बार ये भी पूछ लेता है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल, तो अगर आपसे बाई चांस ये भी पूछ रहे हो ना फ्लो ऑफ एनर्जी, तो भी आपको 10% लॉ ही बताना है, क्योंकि 10% लॉ यही तो बताना ना कि एनर्जी कितनी फ्लो हो रही है, तो 10% फ्लो हो रही है। तो एग्जाम में आपको फ्लो ऑफ एनर्जी पूछे तो भी आप आंसर यही दोगे, 10% लॉ पूछे तो भी आप आंसर दोगे। क्या कहता है 10% लॉ? कि केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, 90% एनर्जी जो होती है उसका इस्तेमाल लाइफ प्रोसेस में, डाइजेशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। केवल 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफर होती है। ठीक है बेटा? तो ये था आपका पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट आता है बेटा पॉइंट नंबर 7 में एक चीज और याद कर लेना। अगर आपने इतना याद करा ना तो एक चीज और याद कर लेना बेटा, ये जरूर याद कर लेना एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आता है। ये जो 10% लॉ पढ़ रहे हो आप, इसका ये एग्जाम्पल याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आता है। ठीक है? जैसे मान लो कि जो प्रोड्यूसर था, जो स्टार्टिंग था, उसके पास 1000 कैलोरी था, किलोजूल था, 1000 किलोजूल था। तो जब प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाएगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा ना, तो 1000 का 10%, 1000 का 10% 100 होता है, तो इसको केवल 100 किलोजूल मिलेगा। फिर जब 100 को कौन खाएगा? सेकंड कंज्यूमर खाएगा, तो 100 का 10% मिलेगा इसको, तो 100 का 10% 10 होता है, यानी 10 किलो जूल मिलेगा। फिर 10 किलो जूल का 10% अगले लेवल पर चला जाएगा। तो हर बार क्या होता है? केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो ये 10% लॉ का एक एग्जाम्पल है
कि भाई सबसे पहले 1000 जूल था, 1000 का 10% 100 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 10% का 10% 1 होता है, 10 का 10% 1 होता है। तो केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो अगर 10% एनर्जी आता है ना, तो एक डायग्राम भी बना लेना, ये वाला, ये डायग्राम भी तैयार कर लेना और ये एन एग्जाम्पल भी याद रखना। इवन मैं तो देखा था एक बार एग्जाम्पल अभी आया था कंपार्टमेंट के पिछले साल एग्जाम में, ये भी आया था कि उन्होंने ये बोल दिया था कि प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो जूल है, यही क्वेश्चन था सेम, कि प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो जूल है, तो नेक्स्ट लेवल पे कैसे ट्रांसफर होगा। तो आपको ऐसे डिवाइड करना है भाई, 100 बचेगा, फिर 10 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0.1 बचेगा, फिर 0.01 बचेगा, ऐसे करके ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पॉइंट नंबर 10 क्या लिखोगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आप क्या समझते हो। पहले मैं आपको इसका एक्चुअल मतलब, रियल मतलब बताता हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको कई वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ बेटा, ये साइंस है, साइंस में ना बना कर मत लिखना। आप लोगों की कंपार्टमेंट क्यों आई, आप अपने आप से पूछो, मेन रीजन था क्योंकि आपने आंसर को बना के लिखा। साइंस के जितने भी टीचर होते हैं ना बेटा, उनकी एक कमजोरी होती है कि आपको ना आंसर एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये एसएसटी नहीं है ना, ये हिंदी भी नहीं है, ये इंग्लिश भी नहीं है, इसमें आप बना के लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे और आप फिर से पास नहीं हो पाओगे। तो आदत डालो याद करने की, छोटे छोटे आंसर याद करो। ये नहीं, कोई भी साइंस का टीचर आपसे ये नहीं कहेगा कि बहुत बड़े आंसर चाहिए मुझे। वो ये कहते हैं, साइंस के टीचर जितने भी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप कम याद करो लेकिन सही चीज याद करो, आलतू फालतू चीज मत लिखो, एसएसटी की तरह कहानी मत लिखो, इसमें बहुत लॉजिकल चीज लिखनी है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है वो केमिकल जो हम खाते हैं। आप कहोगे हम केमिकल खाते हैं, सर जी ऐसा नहीं है, हम केमिकल कहाँ खाते हैं, हम तो रोटी सब्जी खाते हैं, मम्मी तो रोटी सब्जी देती है। चलिए, वो रोटी सब्जी किससे बना, तो गेहूं या चावल से बना या सब्जी से बना। वो सब्जी कहाँ, तो खेतों में। खेत में किसान ने क्या किया था, तो केमिकल यूज किया था। याद आया कुछ, किसान ने अपने खेतों में क्या किया था, किसी भी सब्जी या कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल या कोई भी ग्रेन्स वगैरह जो ग्रोथ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे केमिकल का आजकल इस्तेमाल होता है। आप भी जानते हो ये बात कि बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है किसानों को, क्यों, ताकि फसल खराब ना हो, कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो वो केमिकल प्लांट से होता हुआ कहां तक पहुंचा, प्लांट के द्वारा हम तक पहुंच गया। तो इसे ही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं कि जब हम केमिकल इनडायरेक्टली हम खा रहे हैं, वो केमिकल जो हम इनडायरेक्टली खा रहे हैं वो एक्चुअल में साइंस में उसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, वो हार्मफुल केमिकल जो इंक्रीज होता है एवरी नेक्स्ट लेवल, हर एक नेक्स्ट लेवल पर इंक्रीज होता जाता है एक फूड चेन में, इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या मतलब है कि आपने किसको दिया था केमिकल, आपने प्रोड्यूसर को दिया था केमिकल, प्रोड्यूसर को केमिकल दिया था, आपने प्लांट को दिया था ना केमिकल, वो केमिकल किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, तो केमिकल प्राइमरी कंज्यूमर के पास पहुंच गया। फिर केमिकल उसे किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने, तो केमिकल सेकेंडरी कंज्यूमर पहुंच गया। उसे किसने खाया, टर्टरी कंज्यूमर ने, तो केमिकल किस पे पहुंच गया, टर्टरी कंज्यूमर पे पहुंच गया। तो केमिकल क्या हो रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। और सबसे ज्यादा केमिकल किसके पास होगा, सबसे ज्यादा केमिकल होगा सबसे टॉप लेवल पर, यानी जो टर्टरी कंज्यूमर होगा इसके पास सबसे ज्यादा केमिकल होगा, क्योंकि इसने क्या करा, इसने प्रोड्यूसर को भी खाया, इसने प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाया, इसने सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खाया। तो कंसंट्रेशन यानी मात्रा, केमिकल की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा इनके पास होती है। तो जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर केमिकल ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम साइंस में बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। आई होप सब समझ में आ गया होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, अभी आपने फूड चेन किया था, फूड चेन में हमने क्या पढ़ा था, केवल एक चेन, भाई घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया, उसमें केवल एक चेन था। लेकिन नॉर्मली आप देखते हो कि ऐसा पॉसिबल थोड़ी कि घास पर कोई टैग लगा हुआ है कि उसे हिरन ही खाएगा। आप खुद सोचो, नॉर्मल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई घास पे टैग थोड़ी लगा हुआ है कि उसे हिरन ही खाएगा, कोई भी खा सकता है। और हिरन पे भी कोई टैग नहीं लगा हुआ है तो उसे शेर ही खाएगा, नहीं चीता आ गया या कोई और जानवर आ गया तो वो कहेगा नहीं 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 भाई मैं तो शेर का ही, मुझे शेर खा सकता है, ऐसा तो नहीं है। एक जानवर कई जानवरों का शिकार कर सकता है और फिर उस जानवर को भी कई जानवर खा सकते हैं। सिंपल सी बात है ना, साइंस को बहुत ईजी तरीके से लो। आप लोग बहुत क्या करते हो, अपने आप को बहुत बर्डन में पढ़ते हो साइंस, यही आपकी कमी है। बहुत ईजी तरीके से साइंस पढ़ना है। एक एनिमल को बहुत सारे एनिमल खा सकते हैं, सीधी सी बात है, और फिर उसको भी बहुत सारे एनिमल खा सकते हैं, तो इससे एक वेब बनती है जिसको हम फूड वेब कहते हैं। तो इन नेचर में नॉर्मली क्या होता है, प्रकृति में नॉर्मली क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन बन सकते हैं, आर इंटरकनेक्टेड, और ये सारे फूड चेन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये जुड़कर एक फूड वेब बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, एक बात हो रही है माइस की, माइस को ईगल भी खा सकता है, इसको स्नेक भी खा सकता है, और माइस क्या प्लांट खाता है। तो
और प्लांट को रैबिट भी खाता है, प्लांट को ग्रास ऊपर भी खाता है। तो एक बहुत सारे ये क्या है, फूड चेन है, बहुत सारे फूड चेन मिलकर एक फूड वेब तैयार करता है। तो ये पॉइंट नंबर 9 है आपका फूड वेब की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन दे देना, और अगर डायग्राम बना सको तो इससे बढ़िया तो आंसर ही नहीं हो सकता। अगर आप सिंपल सा कोई एक डायग्राम इस टाइप का बना दो, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखो कितना हार्ड डायग्राम है, वो डायग्राम चाह के भी नहीं बना पाओगे आप। लेकिन ये बड़ा सिंपल डायग्राम है, कोई भी बच्चा बना सकता है, नॉर्मल कोई भी इंसान बना सकता है, इतना सिंपल डायग्राम है। तो डायग्राम बना दोगे तो आपका आंसर और खूबसूरत बढ़ जाएगा, टीचर वैसे ही नंबर दे देगा आपको। ठीक है बेटा, चलिए आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो बेटा। ओजोन लेयर आपने बचपन से पढ़ा है, क्लास 8th से है बेटा, 8th क्लास में, 8th क्लास की साइंस में भी है कि एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर, और आपको अब तक याद नहीं हुआ। बताओ 8th क्लास से 10th क्लास में आ गए, 8th में पढ़ा आपने, 9th की बुक में भी ओजोन लेयर है, 10th की बुक में भी ओजोन लेयर है, 8th से 10th में आ गए और अब तक आपको ओजोन लेयर की डेफिनेशन नहीं पता, उसके एडवांटेज नहीं पता। फिर आप कहते हो कि कंपार्टमेंट आ गई, टीचर मेरे नंबर नहीं दिए। भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ओजोन लेयर का क्या एडवांटेज है। पता आपको ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर हमें बचाता है, किससे बचाता है? यूवी रे से बचाता है। यूवी रे क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे, अभी अल्ट्रावायलेट रे क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रे होता है सूर्य से निकलने वाली खतरनाक किरणें। सनलाइट जो आती है ना, सूर्य का प्रकाश आता है, अब देखो कितनी गर्मी, आप बाहर जाते हो कितनी ज्यादा गर्मी है, आपको महसूस होता है बाहर जाने के बाद कि बहुत ज्यादा हीट है। तो सूर्य से कुछ अल्ट्रावायलेट नाम की रे निकलती है, ये अल्ट्रावायलेट रे बहुत खतरनाक होती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि आपका अगर स्किन पे आ गया तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, आपकी आंखों पे डायरेक्ट पड़ गया तो आप अंधे भी हो सकता है, आपको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। यूवी रे बहुत खतरनाक होता है, बहुत बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है इसके अंदर, बहुत ज्यादा हीट होता है इसके अंदर। तो यूवी रेज से हमें बचाता है कौन? ओजोन लेयर बचाता है। तो ओजोन लेयर, ये हम पढ़ रहे हैं ओजोन लेयर के एडवांटेज। क्या पढ़ रहे हैं? ओजोन लेयर का एडवांटेज। पहले हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना ये एडवांटेज पढ़ रहे हो आप चाहो तो लिख भी सकते हो एडवांटेज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप पूरा लिख लेना। एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर, एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर, क्या फायदा है इसका? तो ओजोन लेयर जो होता है प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बनाता है, हमें पूरी पृथ्वी को ओजोन लेयर ने क्या कर रखा है? घेर रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है पृथ्वी को। विच एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज, वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है जो सनलाइट से निकलती है। इस तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है, लिविंग बीइंग को प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारे हेल्थ की समस्याओं से प्रोटेक्ट करता है, जैसे स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम से, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट को बचाता है। तो ये ओजोन लेयर का एडवांटेज है। फायदा क्या है? तो आपको याद रखना है कि ओजोन लेयर क्या करता है? ये पूरे अर्थ को यूवी रेस से बचाता है। आप इस तरह समझ लो ना कि भाई ये अर्थ है, ये छोटा सा हमारा अर्थ है और सनलाइट से ये सन है। अब इससे तो बहुत सारी जो है यूवी रेज निकलती रहती है लगातार, और वो यूवी रेज कहाँ पहुंचेगी? अर्थ तक पहुंचेगी। तो अर्थ के चारों ओर ये बना दिया मैंने आपका प्रोटेक्टिव लेयर। कौन सा? ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर बना दिया जो पृथ्वी के चारों से घेर रखा है। अब जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ेगी, जैसे ही बच्चों इस पर सनलाइट आएगी ना, तो क्या करेगा यूवी रेज? यूवी रेज उसको रोक लेगा। तो यूवी रेज ऑब्जॉर्व कर लेता है, सॉरी, जो ओजोन लेयर होता है ना, ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर क्या करता है बेटा? यूवी रेज को एब्जॉर्व कर लेता है, इसे पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता, तो हमें बचा लेता है। किससे बचा लेता है? स्किन कैंसर से, कैटरेक्ट से, प्लांट को बचा लेता है। तो इसके एडवांटेज है। चलिए पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं। अब इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो हम डेफिनेशन तो जानना चाहेंगे ना कि भाई बनता कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, कि ओजोन मॉलिक्यूल बनता क्या है, ये ओजोन लेयर बनता कैसे है, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर कैसे बनता है। तो देखो, जब यूवी रेज ऑक्सीजन से टकराता है बेटा, O2 आएगा, यहाँ O2, यहाँ 2 लगाना है, ठीक है बेटा, यहाँ O2 आएगा, एक्चुअल में ये कंप्यूटराइज मिस्टेक है, O2 लगा देना बेटा। जब ऑक्सीजन से यूवी रे टकराती है तो ऑक्सीजन दो हिस्सों में टूट जाता है, O प्लस O। भाई ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है, दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, O2 हमेशा देखते हो ना, H2O जब लिखते हैं तो उसमें O सिंगल आता है, लेकिन अधिकतर रिएक्शन में आप लिखते हो O2, जैसे CO2। तो O2 का मतलब है ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है। तो जब ऑक्सीजन यूवी रे से टकराता है, ना, तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, पहला और दूसरा हिस्सा। फिर ये टूटा हुआ हिस्सा, ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, ये किसी और ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। समझ पा रहे हो? पहले जब ऑक्सीजन से यूवी रे टकराता है तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। अब ये ऑक्सीजन जो टूट गया, ये किसी और ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और क्या बनाता है? O3। और O3 किसका फॉर्मूला है? ओजोन का। यही जो मैंने आपको समझाया, यहां पे ये लिखा हुआ है, द हाई यूवी रेडिएशन ब्रेक डाउन, क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है। किसको तोड़ता है? O2 को तोड़ देता है, इनटू फ्री ऑक्सीजन, इसको दो हिस्सों में तोड़ देता है, O प्लस O। अब दीज ऑक्सीजन, ये जो टूट गया ना ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाता है किसी और,
कंबाइन विद ऑक्सीजन O2, वो किसी, ये जो O अलग हो गया ये किसी और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, ये O3 बनाएगा और O3 को हम ओजोन मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर बनता कैसे है, तो आपको ये 2 पॉइंट लिख के आना है बेटा, और ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, आप चाहे कितना ही बुक पढ़ लेना, लेकिन सबसे अच्छी डेफिनेशन है ओजोन लेयर के बनने की, ये प्रोसेस बहुत अच्छा लिखा हुआ है। चलिए पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। लेकिन ऐसा देखा गया है 1985 में क्या हुआ कि जो अंटार्कटिका, आपने नाम सुना होगा अंटार्कटिका, पहले साइंटिस्ट ने क्या करा कि अर्थ को स्कैन करके देखा, वो देखना चाह रहे थे कि भाई ओजोन है भी या खत्म हो गया हमारी हरकतों से। तो उनको एक चौंकाने वाला रिजल्ट मिला, उन्होंने देखा कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में ना बहुत बड़ा एक छेद हो गया, होल हो गया, जिसे ओजोन होल के नाम से जानते हैं, और ये बहुत बड़ा छेद हो चुका है हमारे एक्टिविटी की वजह से। तो द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर धीरे धीरे कम होता गया। कहां पे कम हुआ, अंटार्कटिका के ऊपर। कब देखा गया, सबसे पहले 1985 में, जिसको क्या बोला गया, इसको ओजोन होल के नाम से बोला गया। यानी ओजोन में होल मतलब क्या होता है, छेद होना, तो ओजोन में होल पड़ गया, इसलिए उस ओजोन होल बोलते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये ओजोन कम क्यों हो रहा है, रीजन, दिक्कत क्या आ रही है। तो दिक्कत आ रही है CFC गैस के कारण। जो हम AC वगैरह में यूज करते हैं ना, AC में, रेफ्रिजरेटर में एक गैस का यूज करते हैं, उस गैस का नाम है बेटा CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मेन रीजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन रीजन है किसका, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के कम होने का। तो दिस डिक्रीज वॉज, ये जो डिक्रीज हो रहा है इसका मेन कारण है सिंथेटिक केमिकल। कौन सा केमिकल है, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, AC में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, एरोसल में यूज होता है, स्प्रे वगैरह में यूज होता है। तो आप ये देखो ना, हम भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि नॉर्मली हम सबके घर में रेफ्रिजरेटर तो है ही, AC चलो मान लेते हैं कि हर किसी के घर में नहीं है, लेकिन रेफ्रिजरेटर तो लगभग हम हर किसी के घर में आजकल मोस्टली हम सबके घर में है। तो हम भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना कि हम ओजोन लेयर को डिप्लेशन कर रहे हैं। तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन का मेन रीजन है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखोगे। ओजोन में सबसे पहले छेद कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका के ऊपर। कब देखा गया था, 1985 में। क्या बोला गया उसको, ओजोन होल। क्यों होता है ये, CFC गैस के कारण। CFC गैस कहाँ यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में और AC में, फायर एक्सटिंग्विशर में, एरोसल में और स्प्रे वगैरह में। ठीक है बेटा, चलिए पॉइंट नंबर 13 पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आता है बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपसे पूछा जाएगा भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक तो डेफिनेशन याद कर लो दोनों की, और दो एग्जांपल याद कर लो, बेस्ट है। दो पॉइंट हो जाएंगे ना, इजी, इससे ज्यादा नंबर का आता नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई बायोडिग्रेडेबल, अभी पिछले साल यही आया था कंपार्टमेंट में कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाएंगे, जो सॉइल, ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल में डिकम्पोज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, प्लांट की, एनिमल की, अगर इनको मिट्टी में दबा दोगे ना 100 साल बाद, 200 साल बाद, आप तो नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूँगा, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन होगी जब उन्हें खोदेगी ना, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल में डिकम्पोज हो सके वो बायोडिग्रेडेबल है। सब्सटेंसेज विच कैन बी डिकम्पोज, ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाते हैं, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल मैंने बोला, ठीक है, 2 बहुत है। पेपर आप याद कर सकते हो ज़्यादा, डंग या गोबर वगैरह, पेपर वगैरह, ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर हो गया बेटा बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बहुत, मैंने कहा ना, बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आपको याद करना है, ज़्यादा लैंग्वेज आप देखो कितना ईजी है। सब्सटेंसेज विच कैन बी डिकम्पोज, ऐसे सब्सटेंसेज डिकम्पोज हो सकता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, डंग एंड पेपर। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होगा, जो सॉइल में डिकम्पोज नहीं होता। तो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, ऐसे सब्सटेंस जिसका डिकम्पोज नहीं हो सकता बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, जिनका डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। और आप बहुत सिंपल एग्जांपल दे सकते हो, प्लास्टिक एंड पॉलीथीन 2 बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा एक और होता है PVC, जो तार वगैरह में होता है ना, यूज करते हैं, PVC बोलते हैं बेटा। तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिफरेंस समझ में आ गया बेटा। बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जिनका सॉइल में डिकम्पोज हो जाता है, जो मिट्टी में मिल जाएंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल में डिकम्पोज नहीं होंगे, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। प्लास्टिक एंड पॉलीथीन 1000 साल बाद भी निकालोगे तो आप खत्म नहीं मिलेगा, वो एज इट इज मिलेगा। तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में
डिफरेंस आएगा तो ये दोनों पॉइंट लिख लेना, ठीक है बेटा। चलिए लास्ट पॉइंट आते हैं, अंतिम पॉइंट पे जो पिछले साल आया था उसकी पॉइंट की बात कर लेते हैं। सम मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। आपको ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है आजकल, क्योंकि जो कूड़ा है, वेस्ट मतलब क्या, कूड़ा, ये बहुत बड़ी समस्या है, खासकर शहरों की बहुत बड़ा एक मेजर कहते हैं समस्या है कि वेस्ट को डिकम्पोज कैसे करें, ठीक है। तो वेस्ट को डिकम्पोज करने के ये बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं, तो आपको अधिकतर इनमें से याद कर लेना, मैं आपको जल्दी समझा देता हूं कि वेस्ट को डिकम्पोज का पहला तरीका है बायोगैस प्लांट बना लो। बायोगैस प्लांट आपने 14 चैप्टर में पढ़ा था कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस प्लांट बना सकते हैं, और उस प्लांट से हम क्या कर सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, मतलब खाद बना सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि बायोगैस प्लांट बना लो, जो घर में वेस्ट होगा उससे बायोगैस प्लांट बना लो। लेकिन बायोगैस प्लांट शहर में तो बन नहीं सकता, लोगों पर इतनी जमीन ही नहीं है कि बायोगैस प्लांट बनाए, ठीक है, बहुत महंगा होता है जमीन, तो बायोगैस प्लांट बनेगा ही नहीं शहर में। तो दूसरा तरीका क्या है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवेज होता है, जो नालियां वगैरह होती है ना, उनके जो पानी है उसको साफ करो। द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन, इनको क्लीन किया जा सकता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा, ताकि रिवर में जाने से पहले जो नाले से पानी, नालियों से पानी जाता है नदी में जाता है, तो नदी में जाने से पहले हम उसको काफी हद तक साफ तो कर सकते हैं ना, कि उसको हम साफ कर दें ताकि वो जो नदी में जाए तो नदी का पानी तो कम से कम ना गंदा करे ना। तीसरा तरीका है लैंड फिलिंग, जो आजकल बहुत ज्यादा चालू में है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट यूज करती है लैंड फिलिंग। क्या होता है कि जहां गड्ढा हो चुका है, जहां मिट्टी खोद के कारण बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए, तो क्या करती है गवर्नमेंट, जितने भी वेस्ट होती है उनको जाके गड्ढे में भर देती है, ऊपर से मिट्टी दबा देती है। क्लियर हो गया। तो लैंड फिलिंग में क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है उसको हम जमीन में बर्ड मतलब जब दबा देते हैं, किसमें, लो लाइंग एरिया, जो नीचे एरिया पहुंच जाता है गड्ढे वगैरह, उसको दबाने के लिए यूज करते हैं, और उसको रोलर चलाकर या बुलडोजर चलाकर उसको हम बंद कर देते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि नीचे क्या है। अगला क्या है, कंपोस्टिंग। आप उसको कंपोस्टिंग कर सकते हो। कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि उसको हम कंपोस्ट करके गार्बेज के द्वारा मैन्योर बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन ए कंपोस्ट पिट, इसको हम कंपोस्ट पिट में डाल सकते हैं। आप जाओ कूड़े घर के, अगर आप शहर में रहते हो आप जाके देखो कि जो आपके घर के आसपास कूड़ा घर है ना, आप देखना वहाँ डब्बे बने होंगे, वहाँ लिखा होगा कि भाई गीला कचरा अलग होना चाहिए, सूखा कचरा अलग होना चाहिए। वो कंपोस्ट पिट बना कर रखते हैं ताकि वो कवर्ड कर देते हैं, मतलब सभी कूड़े को दबा देते हैं। कंपोस्ट पिट बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उसके अंदर उस कूड़े को भर के उसे दबा देते हैं, उसके ऊपर लेयर दबाते हैं सॉइल से, और 3 से 4 माह, आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स, 3 से 4 महीने बाद वो जो गार्बेज था, कूड़ा था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक्चुअल में मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है। तो कंपोस्टिंग बहुत अच्छा मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का। इसके अलावा रिसाइकलिंग है, जिन चीज़ों का रिसाइकल हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का रिसाइकल हो सकता है, जैसे प्लास्टिक आइटम हो गया, या मेटल हो गया, पॉलीथीन हो गया। आपने देखा होगा कुछ लोग जो बच्चे होते हैं कम एज के, वो प्लास्टिक या पॉलीथीन उठाते रहते हैं। क्यों उठाते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक एंड पॉलीथीन कंपनियां खरीद लेती हैं उनसे, तो पूरे दिन अगर वो इकट्ठा करते हैं तो ज़्यादा 40-50 रुपये 100 रुपये की इनकम होती है उनकी, वो प्लास्टिक से दोबारा प्लास्टिक बनाती है कंपनी, तो रिसाइकिल में इस्तेमाल होता है इसका। इसलिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, खराब होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें। रीयूज़, हम जिन चीज़ों का रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, जैसे पेपर वगैरह का, भाई पेपर न्यूज़पेपर है, उससे आप लिफाफा बना लो, एनवेलप बना लो, तो रीयूज़ हो गया ना। तो इट इज़ ए कन्वेंशनल, ये बहुत अच्छा मेथड है, टेक्निक है, टू यूज़ एन आइटम अगेन, ताकि हम उस आइटम को दोबारा इस्तेमाल कर सकें, अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर का इस्तेमाल हम एनवेलप के लिए भी कर सकते हैं, लिफाफे बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है वेस्ट को डिकम्पोज करने का, वेस्ट को निपटारा करने का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर तो वैसे आप देख सकते हो 6 मेथड है, बट मैं कहूँगा शुरू के 4 मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है, आप शुरू के 4 मेथड याद कर लेना। तो इस चैप्टर में भी आपने 14 पॉइंट करे बेटा। अगर आप 14 पॉइंट कर लोगे, मैं आपको यही कह सकता हूँ कि इस पॉइंट से बाहर कभी एग्जाम में आया नहीं, कंपार्टमेंट में भी। और अगर आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी भी करते हो ना, और बहुत जल्दी चाहते हो कि भाई मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मुझे आ जाए 50-60 नंबर आ जाए, 100 में से इतने नंबर आ जाए, तो आप इन पॉइंटों को कर जाओ तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है बेटा, आप अच्छे से पढ़ना, बेस्ट विशेष मेरी तरफ से, अच्छे से तैयारी करो, कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि वीडियो बहुत है, मैं कई बार बता चुका हूँ, वीडियो बहुत है, वीडियो से फर्क नहीं पड़ता। इन सभी पॉइंट को पहले लिखो, इससे क्या होगा कि नोट्स बन जाएगा। नोट्स बनाने के बाद आप याद करो, देखो आपको मोस्टली चीज़ें याद हो जाएगी, तो याद हो जाएगी तो एग्जाम में लिख भी पाओगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ना बेटा।